हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 मई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली हेडलाइन है, बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर के नज़दीक लगेगी वैक्सीन। देखिए, गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है कि वैक्सीन उन लोग को उनके घर पर या फिर आसपास के सेंटर पर लगाई जाएगी जो आने में सक्षम नहीं है, यानी कि जो बुजुर्ग हैं या फिर विकलांग हैं, ऐसे लोगों को उनके घर के पास ही कुछ सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। अब ये जो सेंटर बनाए जाने हैं, इसके तहत पंचायत भवन और रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, कम्युनिटी सेंटर, पोलिंग बूथ, स्कूल, कहीं पर भी वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को गाइडलाइन भेजकर जल्द ही बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष वैक्सीन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। किसी भी मोहल्ले या फिर आप कह सकते हैं कि गांव में वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के पहले वहां के स्थानीय लोगों से सुझाव मांगा जाएगा या फिर विस्तृत प्लान तैयार करने को कहा जाएगा कि कहां पर सेंटर बनाया जाए, ताकि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं या फिर जो विकलांग हैं या किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें दूर ना जाना पड़े। इस समय जैसे हालात हैं तो सेंटर पास में नहीं मिल रहा है, लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर तक के भी सेंटर लोगों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इधर उधर की बातें छोड़कर कानून का पालन करे ट्विटर। देखिए, जो भारत सरकार की तरफ से अब एक सख्त संकेत दिया गया है। अभी तक व्हाट्सएप को ये संकेत दिया जा रहा था, आप कह सकते हैं कि सुझाव दिया जा रहा था, समझाया जा रहा था। अब ट्विटर को भी इस पर सख्ती से अमल करने के लिए कहा गया है। जो आईटी के नए नियम हैं भारत सरकार के, उसको पालन करने के लिए अब ट्विटर को भी कहा गया है। ट्विटर भी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जिस तरीके से भारत सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो नियम को नहीं मान रहे हैं या फिर वो इस पर अड़ंगा लड़ा रहे हैं, तो भारत सरकार ने बोला कि ट्विटर जिस तरीके से जो गलत अफवाहें होती हैं उसको रोक तो पाता नहीं है, तो उन सब कमियों को छुपाने के लिए अब भारत सरकार पर उसका ठीकरा फोड़ रहा है। तो इन्हीं सब को लेते हुए केंद्र सरकार ने, आईटी मंत्रालय ने साफ तौर पर ट्विटर को भी संकेत दे दिया है कि आपको भी नियमों का पालन करना पड़ेगा। और ट्विटर सिर्फ एक इंटरमीडिएट और उसे भारत के वैधानिक फ्रेमवर्क में दखल अंदाजी का कोई हक नहीं है। ट्विटर ग्राहकों की आज़ादी पर भी मनमाना ब्रेक नहीं लगा सकती है और भारत के साथ पक्षपात भी नहीं कर सकती है। ये सब बातें सरकार द्वारा बोली गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोरोना का इकोनॉमी पर रहेगा लंबे समय तक असर। ये स्टेटमेंट दिया है आरबीआई ने। आरबीआई ने बोला है कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 में जो आर्थिक विकास दर है वो कहीं ना कहीं इस कोरोना काल की वजह से काफ़ी प्रभावित होगी। पहले तो इसमें ये बोला जा रहा था कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ रेट पर है, जीडीपी ग्रोथ रेट सही है। लेकिन अब जब स्थिति काफ़ी गंभीर है, तब आरबीआई ने ये बयान दिया है कि आर्थिक हालात वैसे नहीं रहेंगे जैसे नॉर्मल रहते हैं। जहाँ तक अगर जो लहर थी उसकी हम बात करें तो अप्रैल वाली जो लहर मान सकते हैं, मार्च और अप्रैल वाली, उससे इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उसी दौरान राज्यों ने आर्थिक लॉकडाउन लगाया, जो लॉकडाउन लगाया है उसकी वजह से उद्योग धंधे ठप हैं, फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है इससे उत्पादन प्रभावित होना लाजमी है। और अगर उत्पादन प्रभावित होगा तो मार्केट में उस चीज़ की कमी होगी, और कमी होगी तो लोग या तो उसको परचेज नहीं करेंगे या फिर वो अधिक दामों पर मिलेगा तो भी लोग उसे परचेज नहीं करेंगे। तो ये सब बातें इस न्यूज़ में बताई गई हैं। और ये भी बताया गया है कि आरबीआई ने आश्वासन भी दिया है कि केंद्रीय बैंक के तौर पर वह विकास दर की रफ्तार तेज करने और लोगों की जीविकोपार्जन की रक्षा करने के लिए हर संभव मदद करता रहेगा। हालात को सुधारने के लिए आरबीआई ने 2 उपाय बताए हैं। आरबीआई ने सरकार से कहा है कि उसे निवेश बढ़ाने के उपायों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि तक विकास दर को बेहतर करने का यही तरीका बेहतर है। लॉकडाउन के बाद घरेलू मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को तेजी मिलती है, लेकिन वह स्थायी नहीं होती। आरबीआई का यह रुख इस बात की तरफ इशारा करता है कि वह ब्याज दरों को अभी निचले स्तर पर रखने में वह सहयोगात्मक भूमिका निभाता रहेगा, ताकि सस्ते कर्ज सभी को मुहैया हो सकें। एक न्यूज़ है कि जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स में दिखाया गया था कि जो सरकारी आंकड़े हैं भारत में कोरोना के या फिर कोरोना से मृत्यु के, उससे कहीं ज़्यादा
कम से कम 4-5 गुना ज़्यादा मौतें भारत में हो रही हैं। तो ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित आर्टिकल था जिस पर केंद्र सरकार ने काफ़ी गंभीर आपत्ति जताई है और इस रिपोर्ट को आधारहीन और फर्जी बताया है। जो स्वास्थ्य सचिव हैं लव अग्रवाल, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई है। उसके बाद जो नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर वीके पॉल और इस कमेटी के जो कोरोना वायरस पर कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पूरी न्यूज़ को एक आधारहीन और फर्जी न्यूज़ बताया है। उन्होंने ये बोला है कि जब अमेरिका में केसेस 2 लाख 3 लाख दिखाए जा रहे थे तब वहाँ पर केसेस 17 लाख थे। और यहाँ पर यह बताया गया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की गणना के हिसाब से न्यूयॉर्क में गत वर्ष 1.75 लोगों की मौत हुई होगी, जबकि केवल 16,000 मौतें रिपोर्ट की गई थी। अब सोचिए, अमेरिका में न्यूयॉर्क में 16,000 मौतों की रिपोर्टिंग की गई और जो मौत थी वो लगभग 1.25 लाख थी। तो ऐसा ही भारत में भी दिखाया गया है। भारत में भी कहीं कम है लेकिन उसे बढ़ चढ़ कर दिखाया जा रहा है, ऐसा केंद्र कह रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि म्यूकोरमाइकोसिस को घोषित किया गया महामारी। दिल्ली सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस को एक महामारी घोषित कर दिया है। अब इस किसी भी बीमारी को महामारी घोषित करने से क्या होता है कि उसके आंकड़े या उसके मरीजों की संख्या को आपको स्वास्थ्य मंत्रालय को देने होते हैं और इसके मद्देनजर दिल्ली में इसे महामारी घोषित करने के बाद गुरुवार को दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को म्यूकोरमाइकोसिस के हर मरीज व संदिग्ध मरीज की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद व राज्य सरकार द्वारा इस ब्लैक फंगस की जांच व इलाज के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी घोषित करने का निर्देश पहले ही दे दिया था, जिसके बाद कई राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया था। इसी क्रम में दिल्ली ने भी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने कहा है कि हम स्थानीय कानूनों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिस तरीके भारत सरकार द्वारा जो नए आईटी नियम बनाए गए हैं उसके बीच गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि कंपनी स्थानीय कानूनों का पालन करने और तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में सरकार के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने को लेकर प्रतिबद्ध है। एशिया प्रशांत के चुने हुए संवाददाताओं के ऑनलाइन सम्मेलन को संबोधित करते हुए पिचाई ने कहा कि निश्चित रूप से यह शुरुआती दिन है और हमें स्थानीय स्थानीय सरकारें संपर्क में हैं। जिस देश में हम काम करते हैं उस देश के स्थानीय कानूनों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको करते भी हैं। इस पर हमारा रुख सकारात्मक है। अब जिस तरीके से ट्विटर, फेसबुक, इन सब पर कार्रवाई चल रही है निजता को लेकर, उस पर भी इन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर अंतिम निर्णय हालांकि कंपनी का होगा, लेकिन स्थानीय कानूनों को मानना और सम्मान करना यह प्रत्येक बाहरी कंपनी का एक मेन मिशन होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि रॉ आईबी के प्रमुखों को सरकार ने दिया 1 साल का सेवा विस्तार। देखिए, आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो प्रमुख हैं अरविंद कुमार और जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख हैं सामंत गोयल, इनके कार्यकाल में 1 साल का विस्तार किया गया है। दोनों का 2 साल का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा था और इसमें सरकार ने जो एक जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम को केंद्र सरकार ने नया वाणिज्य सचिव भी नियुक्त किया है। गुरुवार को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी सुब्रमण्यम को केंद्र में लाया गया है, जहां वाणिज्य मंत्रालय में वह विशेष ड्यूटी पर रहेंगे। आदेश के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वाणिज्य विभाग में सचिव पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वर्तमान नेक्स्ट न्यूज़ है कि वैक्सीन पर 0 GST की संभावना। GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की शुक्रवार को होने वाली बैठक में कोरोना वैक्सीन पर 0 GST को लेकर फैसला होने के आसार हैं। कई राज्य पहले से यह मांग कर रहे हैं और राज्यों का कहना है कि वैक्सीन पर 0 GST करने से मैन्युफैक्चरर्स की लागत भी नहीं बढ़ेगी। राज्यों की यह भी दलील है कि कोरोना वैक्सीन आम जनता नहीं खरीद रही है, इसलिए वैक्सीन पर 0 GST करने से जनता का कोई नुकसान नहीं होगा। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि वैक्सीन पर लगने वाले 5% GST को
समाप्त करने से मैन्युफैक्चरर्स की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स वैक्सीन के कच्चे माल पर लगने वाले टैक्स को क्रेडिट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि आर्थिक पैकेज की मांग पर जल्द फैसला संभव। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर के मंद पड़ने के संकेतों के साथ ही उद्योग जगत से आर्थिक पैकेज की मांग तेज हो गई है। छोटे बड़े सभी प्रकार के उद्योग संगठन इकोनॉमी की विकास दर को मजबूती देने के लिए आर्थिक पैकेज को जरूरी बता रहे हैं। उद्योग संगठनों की मांग को देखते हुए सरकार भी दूसरी लहर से होने वाले आर्थिक नुकसान के मूल्यांकन और उसकी भरपाई के उपाय की समीक्षा में जुट गई हैं। अगले माह वित्त मंत्रालय छोटे उद्योगों को राहत देने की घोषणा कर सकती है, ताकि उनके यहाँ काम करने वालों की नौकरी और उन्हें मिलने वाले वेतन की कटौती की नौबत न आए। उद्यमियों के मुताबिक कोरोना की जो दूसरी लहर अर्थव्यवस्था के लिए पहली लहर के मुकाबले बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि इस बार लहर के समाप्त होते ही खपत में भारी उछाल की उम्मीद नहीं की जा रही है। मांग में तेजी आने में कम से कम 3 से 4 महीने लग सकते हैं। नेक्स्ट है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का होगा राज्य सहकारी बैंकों में विलय। सहकारी बैंकों में सुधार को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने जिला सहकारी बैंकों के राज्य सहकारी बैंकों में विलय के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि इसके लिए राज्य सरकारों की सहमति जरूरी होगी। रिजर्व बैंक की इस पहल से सहकारी बैंकों में राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म किया जा सकेगा और इनमें अनियमितता और गड़बड़ी रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि आरबीआई के दिशा निर्देशों को लेकर सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उनका कहना है कि इस तरह के कदम से ग्रामीण सहकारी कर्ज वितरण संस्थान ध्वस्त हो सकते हैं। नेक्स्ट अब पेज पर आते हैं एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो है महामारी के दौर में लाल फीताशाही का रोग, और ये आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के तरुण गुप्त ने। अब भले ही कोविड के नए मामलों में कमी आती दिख रही होगी, लेकिन महामारी के कारण हो रही मौतों के आंकड़ों में कोई कमी नहीं है। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां पर 3 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं। आबादी के अनुपात में हुई मौतों को लेकर भारत की स्थिति दूसरे देशों से कहीं बेहतर है, लेकिन इस मानवीय आपदा में की भयावहता कम नहीं हो पा रही है और केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों की क्षमताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। और निसंदेह कोविड की जो दूसरी लहर आई है उससे हमारी जो खस्ता हाल स्वास्थ्य ढांचा है उसकी पूरी तरीके से पोल खुल गई है। आवश्यक दवाओं की किल्लत और हमारे समाजवादी अतीत की तंग हाल अर्थव्यवस्था के अवशेष ही दिखते हैं। इसमें भी अधिक निराशाजनक है कि हम आपूर्ति की बाधाओं से पार पाने में सक्षम नहीं हैं। संसाधनों की भारी कमी ने रिकवरी की हमारी राह पर ग्रहण लगा दिया है। पहले तो मेडिकल ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और कई ऐसी दवाइयाँ थीं जिनकी कमी महसूस की जा रही थी। उसके बाद अब लाइपोसोमल और एम्फोटेरिसिन बी जैसी उस एंटी फंगल दवा की भी कमी लोगों पर काल बनकर टूट रही है, जो म्यूकोरमाइकोसिस जैसे ब्लैक फंगस कहा जा रहा है, उस बीमारी में इसकी ज़रूरत है। अब उसकी भी कालाबाजारी हो रही है। और इसमें हुआ क्या है कि सरकार ने इस दवा का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। तब भी जो दवा 6,000 की थी वो 20 से 25,000 रुपए की लोगों को मिल रही है। दवा वितरण तंत्र की कार्यप्रणाली हास्यास्पद होने के साथ ही त्रासदपूर्ण भी है। एक उदाहरण से ही समझ सकते हैं कि देश में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में यह दवा लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और आगरा के संभागीय मुख्यालयों से वितरित की जाती है। मुंबई स्थित दवा निर्माता से दिल्ली के रास्ते यह राज्य की राजधानी लखनऊ तक पहुंचती है। मेरठ और आगरा जैसे शहर दिल्ली से 2-4 घंटे की दूरी पर है। वहां सीधे पहुंचने के बजाय दवा हवाई मार्ग से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ भेजी जाती है और वहां वाहनों के जरिए संबंधित केंद्रों पर पहुंचाई जाती है। इस उलझाऊ और मुश्किल प्रक्रिया में समय ही व्यर्थ होता है, जिसमें उपचार में देरी होती है। और स्पष्ट है कि महामारी के इस दौर में भी तत्कालिकता पर लाल फीताशाही भारी पड़ रही है। हमारा टीकाकरण अभियान भी मंद गति से आगे बढ़ रहा है। 18 साल से कम आयु वर्ग के सभी के लिए अभी टीकाकरण से जुड़े परीक्षण चल रहे हैं, यानी फिलहाल टीका इस आयु वर्ग की पहुंच से दूर है। ऐसे में तीसरी लहर में किसी अनिश्चितता की आशंका को समाप्त करने के लिए बच्चों और किशोरों के अभिभावकों को टीकाकरण में वरीयता दी जानी चाहिए। यदि हमें पहली दुनिया के देशों जैसे स्वास्थ्य ढांचा विकसित करना है तो समाज के सभी वर्गों को इसे अपनी प्राथमिकता के केंद्र में रखना होगा। हालांकि
यह रातों रात संभव नहीं है, लेकिन तब तक कम से कम यह तो विस्तृत मतलब ना भूलें कि नवाचार केवल नवसृजन में ही नहीं बल्कि उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग में भी निहित होता है। नेक्स्ट है टीकाकरण में दुष्प्रचार की बाधा, और यह आर्टिकल लिखा है समाजशास्त्र की प्रोफेसर ऋतु सारस्वत द्वारा। ऋतु सारस्वत बताती हैं कोरोना महामारी से लड़ते भारत की एक बड़ी चुनौती पूर्वाग्रहों से लड़ने की भी है। वे पूर्वाग्रह जो भारतीय ज्ञान विज्ञान को सदैव से ही तुच्छ मानते आए हैं, इन्हीं पूर्वाग्रहों ने निर्माण किया है उस भ्रम, संशय और हिचक का जिसके परिणाम किसी के भी हित में नहीं होते। ध्यान रहे, भ्रम उत्पन्न नहीं होते अपितु उन्हें सप्रयास निर्मित किया जाता है। यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई मंतव्य अवश्य होता है। विश्व का ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहां परस्पर विरोधी विचारधाराएं स्वार्थ निहित के लिए अफवाहें ना फैलाती हों, परंतु बात जब मानव जीवन के संरक्षण की हो तो स्वार्थ, प्रतिष्ठा और लालसा का लबादा उतार फेंकना ही राष्ट्र और मानव हित में होता है। इसमें किंचित संदेह नहीं कि कोरोना वायरस से निपटने की एक बड़ी बाधा समाज और खासकर ग्रामीण समाज में फैली भ्रामक जानकारियां हैं। ऐसी जानकारियां दुनिया के दूसरे देशों में भी फैलाई गई हैं, लेकिन अपने देशों में तो उन नेताओं ने यह काम किया जिनका दायित्व था लोगों को सही दिशा दिखाना। अनेक शोध बताते हैं कि टीकाकरण के कारण दुनिया भर में हर साल 20 से 30 लाख जानें बचाई जा रही हैं। यह संख्या 45 लाख तक हो सकती थी अगर शेष बचे हुए लोग भी टीकाकरण लगवाते। हालांकि वैक्सीन विरोधियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन वे वैक्सीन बहुत मुखर और सक्रिय हैं। वैक्सीन को लेकर उनके द्वारा नकारात्मक खबरों ने भारत समेत कई देशों में टीकाकरण को प्रभावित किया है। उल्लेखनीय है कि 2016 में केरल में डिप्थीरिया के खिलाफ चलाए गए टीकाकरण कार्यक्रम को भ्रामक जानकारियों ने प्रभावित किया। इतना ही नहीं, कर्नाटक और तमिलनाडु में चेचक और रुबेला वायरस के खिलाफ चलाए गए टीकाकरण अभियान को भारी नुकसान तब उठाना पड़ा था जब इसके विरुद्ध यह गलत दावा किया गया कि इसमें पशुओं का मांस मिलाया गया है। इसी वजह से 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीकाकरण विरोधी समूह और उनके कुप्रचार के कारण वैक्सीन को लेकर पैदा होने वाली हिचक की पहचान वैश्विक स्वास्थ्य के लिए 10 सबसे बड़े खतरों के रूप में की थी। यह तय है कि कोरोना वैक्सीन का पूर्व में जो दुष्प्रचार हुआ उसका नकारात्मक प्रभाव सहजता से नहीं देखा जाने वाला। इसलिए टीके के संबंध में उपजे हुए भ्रम को दूर करने के लिए सरकारों को भरसक प्रयास करने होंगे। ऐसी खबरें निराश करती हैं कि ग्रामीणों ने टीकाकरण टीम को भगा दिया या खुद ही भाग गए। इस संबंध में निर्णायक भूमिका धर्मगुरुओं, स्थानीय नेताओं एवं उन लोगों की हो सकती है जिन्हें सामान्य जन अपना आदर्श मानते हैं। इसके अलावा बिना किसी वैश्विक आधार के कोरोना वैक्सीन को लेकर हुए किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार को रोकने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को सख्त कदम उठाने होंगे, क्योंकि प्रश्न मानव जीवन की रक्षा का है। नेक्स्ट आर्टिकल है बहानेबाज कंपनियां। इंटरनेट आधारित सूचना संवाद के प्लेटफॉर्म किस तरह से सरकार की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, इसका प्रमाण है व्हाट्सएप की ओर से केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना। फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने यह दलील दी है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश मानने से निजता का उल्लंघन होगा। पहली बात तो लोगों की निजी जानकारियां लीक करने और बचने वालों के मुंह में निजता की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, और दूसरा, यह शरारत के अलावा और कुछ नहीं है कि व्हाट्सएप निजता की आड़ में यौन अपराधों के साथ अन्य गंभीर आरोपों में लिप्त लोगों के बारे में जानकारी देने से इनकार करें। क्या व्हाट्सएप अपराधी और आतंकी तत्वों की निजता की परवाह कर रहा है? यदि नहीं, तो फिर वह सरकार के दिशा निर्देश मानने से क्यों इनकार कर रहा है? इसमें भी बड़ा सवाल यह है कि जब वह और इंटरनेट मीडिया कंपनियां अमेरिकी, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में ऐसे ही दिशा निर्देशों का पालन करने को तैयार हैं, तो फिर भारत में उन्हें क्या समस्या है? स्पष्ट है कि ये कंपनियां या तो भारत के प्रति दुराग्रह से ग्रस्त हैं या फिर यहां अपनी मनमानी चलाना चाहती हैं। यह मनमानी के अलावा और कुछ नहीं कि व्हाट्सएप निजता संबंधी अपनी नई नीति के तहत अपने सभी यूजर्स का डाटा फेसबुक के साथ तो साझा करना चाह रहा है, लेकिन फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने से हाथ खड़े कर रहा है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल पेज से कि कोरोना की उत्पत्ति पर 90 दिनों में रिपोर्ट तलब। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की उत्पत्ति का राज जानने के लिए पूरी तरह एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसी को आदेश दिया है कि वे कोरोना के स्रोत का पता लगाने के लिए गहराई से जांच कर 90 दिनों में उनके समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उनके इस आदेश से
उस आशंका को बल मिल गया है कि वह खतरनाक वायरस एक लैब से लीक हुआ है। यह संदेह जताया जा रहा है कि चीनी लैब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही किसी चूक के चलते कोरोना लीक हुआ है और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बाइडेन ने बुधवार को एक बयान में यह स्पष्ट करते हुए कहा कि CIA और अन्य खुफिया एजेंसियों में अभी तक आम राय नहीं बन पाई है चीन में इस वायरस की कैसे उत्पत्ति हुई, इसलिए उन्हें यह आदेश दिया गया है कि गहराई से जांच करें और उन्हें 90 दिनों में रिपोर्ट दें। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि मैं अब खुफिया एजेंसियों को उन सूचनाओं को एकत्र करने और विश्लेषण के प्रयासों को दोगुना करने को कहा गया है जिसमें हम किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सकें। अमेरिका के अरुण वेंकटरमण वाणिज्य विभाग के DG बने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक और भारतीय अमेरिकी नागरिक को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। राष्ट्रपति ने अरुण वेंकटरमण को अमेरिका और विदेश वाणिज्य सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। साथ ही उन्हें वाणिज्य विभाग में वैश्विक बाजारों के सहायक सचिव के लिए भी नामित किया गया है। अरुण वेंकटरमण अभी वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार वेंकटरमण को कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर अमेरिकी सरकार को सलाह देने का 20 साल से ज्यादा का अनुभव है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत में अमेरिकी के राजदूत बन सकते हैं लॉस एंजलिस के मेयर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गॉर्सेटी को भारत में अपने देश का नया राजदूत नियुक्त कर सकते हैं। वह अगले हफ्ते इस पद के लिए उनको नामित कर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया में आई खबरों के अनुसार बाइडेन भारत समेत कई देशों के लिए नए राजदूतों के नामों का ऐलान कर सकते हैं। संभवतः है कि चीन के लिए निकोलस बर्न को राजदूत बना सकते हैं, जबकि रहम इमैनुअल और टाइम नाइक्स को क्रमशः जापान और इजराइल के लिए राजदूत नामित कर सकते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन संभावित नामों पर किसी टिप्पणी से इनकार करते हुए कहा कि अभी तक किसी के नाम पर मोहर नहीं लगी है और गत 20 जनवरी से भारत में अमेरिकी राजदूत का पद खाली है। तो ये आज का यानी 28 मई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।